हेलो एवरीवन। आज हम प्रायोरिटी के इस लेक्चर सीरीज में बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बेस थ्योरम हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं हर एक बोर्ड्स में। तो ये बेस थ्योरम को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मेथड्स बताया जाएगा वो यूनिक होगा, ठीक है, और आपको बहुत ही आसान लगने वाला है ये बेस थ्योरम, ठीक है। हम लोग जो है ट्री डायग्राम मेथड्स के थ्रू जो है बेस थ्योरम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फिलहाल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेस थ्योरम बेस पर में बेस थ्योरम यदि E1 E2 डॉटेड लाइन En और रिक्त घटनाएं हैं जो कि प्रतिदर समष्टि S के विभाजन का निर्माण करती हैं, अर्थात E1 E2 डॉटेड लाइन En युग्मता और संयुक्त है और E1 यूनियन E2 यूनियन डॉटेड लाइन यूनियन En इक्वल्स टू S और एक कोई ऐसी घटना है कि जिसकी प्रायिकता शून्यतर है। शून्यतर मतलब शून्य को छोड़कर। तो PEI by A is equals to PEI into PA by EI divided by summation of J equals to 1 to N PEI into PA by EI। और फिर I के बारे में बताया कि I जो है 1 2 3 डॉटेड लाइन N है। इसी में आपका संपूर्ण प्रायिकता का थ्योरम, टोटल प्रायोरिटी का जो यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता का थ्योरम ऑफ टोटल प्रायोरिटी, इस टोटल प्रायोरिटी वाला अब ये वाला पार्ट देखें तो पूरा यही आपको यहाँ पे टोटल प्रायोरिटी थ्योरम, मतलब बेस थ्योरम में टोटल प्रायोरिटी थ्योरम को यहाँ पे नीचे में रखा जाता है, ठीक है। तो ये तो बस पढ़ने लायक, सिर्फ रीडिंग मारने लायक है, ठीक है ना। हम जो मेथड्स बताएंगे वो फॉर्मूला का तो यूज़ करेंगे, लेकिन हम इससे पहले ही आपका सारा डाटा, इसके बाद जो डाटा आएगा ट्री डायग्राम में हम उसको पहले लिख लेंगे और बाद में फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले आंसर की तरफ चले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक लाइन हम लोग फॉर्मूला के लिए छोड़ेंगे ताकि आंसर लिखने के बाद वहाँ पे फॉर्मूला एडजस्ट कर सके। और बाकी ये सब चीज़ें जो है सिर्फ जो हम मेथड्स बताएंगे ये सब चीज़ें नाम मात्र अभी देखने लायक होगा। इसके अलावे दो चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले ये जो है हम बार बार आपको कहते हैं, ये जो फॉर्मूला आप 8 9 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला, कि इसे तो छोड़ना ही नहीं है। ये है अनुकूल परिणामों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। इसी को जो है ना पकड़ के हर एक जो है ना फॉर्मूला बनता है और इसके मदद से सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं, प्रायोरिटी का ये बेसिक फॉर्मूला है, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। इसके अलावे बेस थ्योरम को जानने के लिए हमें और क्या क्या चीज़ें जानने की आवश्यकता है। तो इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं और फिर से रिकॉल उसे कर देते हैं, ठीक है ना। आपको हम पढ़ाएं कंडीशनल प्रायोरिटी। कंडीशनल प्रायोरिटी में हम बताए थे कि अगर कोई घटना F है
और ये घटित हो चुका है और इसकी सूचना दे दी जा रही है, किसी भी घटना की घटित होने की सूचना अगर दे दी जा रही है, एफ कोई घटना है और उसकी सूचना हमें मिल गया, तो ऐसे कंडीशन में जिसकी सूचना दी जाती है वो नीचे में होता है और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाता है उसे ऊपर में लिखते हैं। तो एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ई इंटरसेक्शन ई और एफ का इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। ठीक है, ये आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है ना प्रोबेबिलिटी के गुणन नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि P गुणन नियम में हम लोग लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या P ई एफ ई इंटरसेक्शन एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो गुणन नियम में कैसे लिखा था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, गुणन नियम में प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, पीई इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई इंटरसेक्शन ना दे के सिर्फ एफ लिख दे, क्योंकि इंटरसेक्शन लिखे या डायरेक्ट ई एफ लिखे बात बराबर है। क्लियर ना, हम क्या लिखे पीई, इसका होता पीई के बाद हमें सूचना मिल गया कि ई घटित हो चुका। अब इसकी ई घटित होने की सूचना हमें मिल गया, ई घटित होने की सूचना यहाँ पे ई की प्रोबेबिलिटी लिखे, ई का घटित होने की सूचना मिला यहाँ पे, तो ई के घटित होने की सूचना पर एफ की प्रोबेबिलिटी। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ को पी ई इंटू पी एफ बाई ई लिखेंगे। पहले पी ई की घटित होने की सूचना हमें मिल गया है, इसके बाद एफ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, या अगर एफ की सूचना पहले मिल जाती, एफ पहले घटित हो जाता, एफ की प्रोबेबिलिटी पहले दिया हुआ होता, ठीक है ना, एफ की घटना दिया हुआ होता, तो ऐसी कंडीशंस में एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रोबेबिलिटी, एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रोबेबिलिटी, या तो आप ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। क्लियर, ये गुणन नियम में हम लोग देखें। ठीक है, आपको हम बताए थे एक बात कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है वो निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होता है और अनिश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 1 और अनिश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ठीक है, अनिश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी जो निश्चित ना हो, जैसे एक पासा फेंके और कहें कि संख्या 7 का आना अनिश्चित है, तो ये आपका 0 हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। और एक अगर पासा फेंके और कहें कि पासा पे 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1 से लेकर 6 तक आएगा पासा पे, तो वो क्या होगा, वो निश्चित घटना है। पासा पे 1 से नंबर 16 से पहले हम आपको बता दें कि बेस थ्योरम की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे अच्छे से समझने के लिए हमें 2 खास बातों को जानना ज़रूरी है। पहली बात कि क्वेश्चन में आपके लिए क्या दे रखा है और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। ठीक है, क्या आपके लिए दे रखा हुआ क्वेश्चन में और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, इस 2 चीज़ों को जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ रहेगा वो हम लोग ए मानेंगे। जनरली हम लोग ए मानेंगे और जिसका क्वेश्चन पूछा जाए
उसको E1 E2 E3 इन सब में से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए जो हम लोग मानेंगे जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आप ए की जगह में ए भी मान सकते हैं या पूरे अल्फ़ाबेट में से किसी कोई और चीज़ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए छूट है ना, आप जो मानना चाहे माने। हम यहाँ पे जो है जनरली ए ही मानेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्री डायग्राम के मेथड से। ठीक है, ये मेथड्स काफ़ी जो है बेस थ्योरम को सरल बना देता है, काफ़ी आसान बना देता है। ठीक है, यहाँ पे और एक बात कि यहाँ पे जो है क्वेश्चंस काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे आप लोग ताकि जो है एक बार से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 को, एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दो थैला फर्स्ट एंड सेकंड दिए हैं। दो थैला दिया हुआ हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें से कह रहा है कि थैला 1 में 3 लाल और 4 काली गेंद है। थैला जो 1 है, थैला 1 जो है उसमें 3 लाल मतलब 3 रेड और 4 काली मतलब 4 ब्लैक गेंद है। जबकि थैला 2 में जो है, थैला 2 में 5 लाल 5 रेड और 6 काली मतलब 6 ब्लैक गेंद हैं। इसमें से कह रहा है किसी एक थैले में से यादृच्छाया एक गेंद निकाली गई। किसी एक थैला में से, या तो इस थैला में या तो इस थैला में से किसी एक थैला में से एक गेंद निकाली गई, या तो इस थैला से निकाले। थैला 1 में 3 रेड और 4 ब्लैक है, थैला 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक है। तो किसी एक थैले में से यादृच्छाया एक गेंद निकाले, इस थैले में से निकाले या इस थैले से निकाले। ठीक है, किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली गई जो कि लाल रंग की है। हम आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हम बताएं कि जो दिया हुआ रहेगा उसे हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि जो निकाला गया गेंद है यादृच्छाया, जो इन दोनों थैलों में से किसी एक थैले को चुन के उसमें से जो बॉल निकाला गया है वो किस कलर का है, लाल कलर का है। क्वेश्चन पहले ही दे दिया है, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि वो लाल कलर का है। आगे फिर क्वेश्चन कहता है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह थैले सेकंड, ये जो गेंद है वो थैले सेकंड से निकाली गई है। ठीक है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह जो गेंद है वो थैले सेकंड से निकाली गई है। ठीक है, तो आप पहले ये समझिए कि यहाँ पे दो थैला है। अगर कोई व्यक्ति इन थैलों को चुनेगा तो चुनने का तरीका क्या होगा, उसकी प्रायोरिटी क्या होगा। इसकी प्रायोरिटी, इसकी टोटल यहाँ पे थैला कितना है, 2। उसमें से थैला 1 को चुनेगा तो उसकी संख्या कितना, 1, तो 1/2 इसकी प्रायोरिटी होगा थैला 1 को चुनने की। दूसरा थैला 2 को चुनेगी तो थैलों की संख्या कितना है, तो 2। उसमें से थैला 2 कितना है, तो 1, तो 1/2। ठीक है, पहले थैला चुनेगा और उसमें से फिर रेड बॉल निकालेगा, क्योंकि निकाला गया जो गेंद है वो क्या है, रेड है। ठीक है, निकाला गया जो गेंद है। अच्छा, इसमें से रेड निकालने की क्या प्रायोरिटी होगा, थैला 1 से रेड बॉल निकालने की प्रायोरिटी। तो टोटल बॉल यहाँ पे थैला 1 में कितना है, 7। उसमें से रेड बॉल कितना है, 3, तो 3/7 हो जाएगा इसकी प्रायोरिटी। थैला सेकंड की अगर बात करें तो इसमें टोटल बॉल कितना है,
11। इसमें से रेड बॉल कितना है, तो 5, तो 5/11। क्लियर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कुछ, पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए, किसको लिखेंगे, ए जो दिया हुआ क्या है कि निकाली गई गेंद जो है वो लाल रंग की है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है। किसी एक थैले में से यादृच्छिक छाया, अच्छा ये निकाली गई गेंद लाल रंग की है, ठीक है। अब हम लोग E1 किसको बोलेंगे, E1 हम लोग मान लेते हैं कि E1 जो है थैला फर्स्ट को चुनने को व्यक्त करता है। ठीक है, थैला फर्स्ट को चुनने को व्यक्त करता है E1। और E2 क्या है, थैला सेकंड को चुनने को व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि जो निकाला गया जो गेंद है वो लाल रंग का है। निकाला गया गेंद लाल रंग का, ये हम लोग क्या माने, निकाली गई गेंद लाल रंग का है। ठीक है, निकाली गई गेंद लाल रंग का है। तो ये जो है वो निकाली गई लाल रंग का है, ये पता है। कंडीशनल प्रॉपर्टी में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जो पता होता है उसे नीचे लिखते हैं और जिसकी प्रॉपर्टी निकाला जाता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो प्रॉपर्टी किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी किसकी निकालनी है, यहाँ प्रॉपर्टी निकालने के लिए कह रहा है कि यह गेंद जो है थैला सेकंड से निकाली गई है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैला सेकंड से निकाली गई है। तो थैला सेकंड को निकाली गई जो गेंद है वो थैला सेकंड से निकालने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और करनी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणाम जो होते हैं उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं और बाकी ऊपर में होता है अनुकूल परिणामों की संख्या किसी की भी प्रायिकता। यहाँ पे प्रायिकता पूछ रहा है E2 की। E2 क्या है, थैला सेकंड में चुनने को व्यक्त करता है और जो रेड बॉल निकला है वो कह रहा है कि थैला वो सेकंड से निकला है। तो यहाँ पे ऊपर में जो लिखा अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, तो अनुकूल परिणाम जिसकी प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है वही हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की कुल संख्या हो जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है किसकी प्रॉपर्टी, तो वो थैला सेकंड जो रेड बॉल निकला है वो थैला सेकंड से निकला है, इसकी प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। ठीक है, जो रेड बॉल निकला है वो थैला सेकंड से निकला है, इसकी प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अनुकूल परिणामों की कुल संख्या को ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम थैला सेकंड की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या प्रायिकता दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर में लिखेंगे थैला सेकंड वाला में पहले हम लोग लिखेंगे 1/2। ठीक है, थैला सेकंड में गए, थैला सेकंड में चुनने की प्रायिकता 1/2 दिया और उसमें से रेड बॉल निकाले, इसकी प्रायिकता क्या है, और पहले थैला 2 को चुने
और उसमें से रेड बॉल को निकाले, इसकी प्रायिकता 5/11। ठीक है, ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। और टोटल कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, तो टोटल में सभी की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे लिख देंगे। टोटल में सभी की प्रोबेबिलिटी, जैसे ये हो सकता है कि पहला जो है ना बॉक्स को चुने और उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/7, तो पहला को चुने 1/2 और उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/7, प्लस दूसरा बैग को चुने 1/2 और उसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/11। ठीक है, और एक बात कि यहाँ पे जो ट्री डायग्राम मेथड से बना रहे हैं हम तो यहाँ पे आपको धैर्य रखना है, समझना है। एक दो प्रॉब्लम जब आपके सामने जो है ना प्रस्तुत हो जाएगा तो चीज़ें जो है बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको किसी तरह से यहाँ पे परेशानी दिखेगा नहीं, एकदम इजी लगेगा। पैसेंस अभी खोना नहीं है, चीज़ों को समझते जाना है। ठीक है ना, चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है ना, इस मेथड से, ट्री डायग्राम मेथड से जो हम बनाते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम को, इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए आप धैर्य रखना है, खोना नहीं है धैर्य को। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख लिए। अब ये आप देखें कि यहाँ पे जो डाटा हम लोग लिखे वो क्या क्या है। हियर सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे E1 क्या है, थैला फर्स्ट को चुनना। तो E1 क्या है, थैला फर्स्ट को चुनना, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2। ठीक है, अब देखिए ये हमें पता चल गया है कि E1 घटित हो गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का है। ठीक है, E1 के बारे में पता चल गया कि वो घटित हो चुका है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A4 निकाली गई गेंद लाल रंग का है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा 3/7। ठीक है, अब हम निकालेंगे PE2 दूसरी थैले के चुनने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, और निकाली गई जो अब ये पता चल गया कि E2 घटित हो गया, तो उसमें से क्या निकाल रहे हैं, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। E2 जब घटित हो गया तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/11। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो हम यहाँ पे इससे जस्ट पहले वाला लाइन यहाँ पे लिखेंगे E2/A। ठीक है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे, बाद में फॉर्मूला को लिखेंगे। इन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फिर जो है ना उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम पहले सॉल्व कर लिए, बाद में फॉर्मूला लिखे। ट्री डायग्राम मेथड में आपको पहले ये डाटा पहले दे देता है, बाद में इसी से हम लोग ये निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह के प्रोसेस में जो है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है ना, और ये इस तरह का प्रोसेस जो है यहाँ पे हम लोग खास रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम लोग डाटा ही लिख लेते हैं, बाद में फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये तो लिख दिया सेम। ये 1/2 क्या था हमारा, ये 1/2 हमने E2 के चुनने के समय लिया था। तो 1/2 मतलब ये सेकंड थैला को चुनने की प्रोबेबिलिटी है, 1/2 सेकंड थैला को चुनने की प्रोबेबिलिटी है। तो PE2 लिखेंगे इनटू उसमें से 5/11 क्या है, तो उसमें से रेड बॉल निकालने की, ये पता चल गया कि वो E2 घटित हो गया, तो उसमें से 5/11 क्या है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये PA/E2 है ये। ठीक है, दूसरा 1/2, ये 1/2 हमने लिखा था इसके लिए, तो ये क्या है PE1 इंटू 3/7 किसके लिए, PA/E1। ठीक, अब बीच में लगेगा प्लस,
एक ये केस हो गया कि या तो पहला बॉक्स को आप चुने और उसमें से रेड निकाले, पहला बॉक्स को चुने और उसमें से रेड निकाले, या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा बॉक्स चुने और उसमें से रेड निकाले। तो दूसरा बॉक्स चुनने की प्रॉपर्टी 1/2 और इसको हम लोग लिखेंगे Pe2, ठीक है। और उसमें से रेड निकाले, अगर पता चल गया कि E2 घटित हो गया है तो उसमें से रेड निकाले तो A, तो ये Pa/E2। तो ये आपका ये फॉर्मूला आ गया और फिर ये इसका यहाँ पे डाटा लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/22 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3/14 प्लस 5/22 इज इक्वल्स टू 5/22 डिवाइडेड बाई 22 एलसीएम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 14 और 22 का जब आप एलसीएम लेंगे 14 और 22 तो अब तो इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 को 11 से जब आप गुना करेंगे 11 7 77 दूना 177, 11 7 77 दूना 7 दूनी 14 4 1 7 दूनी 14 1 15 154, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 154, 14 से डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा 11, और 11 को 3 से करेंगे तो होगा 33, प्लस 22 से करेगा तो यहाँ पे आएगा 7 और 7 को 5 से 35 हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू ये 5/22 है डिवाइडेड बाय इधर नीचे में जोड़ दें 5 3 8 और 3 3 6 डिवाइडेड बाय 154 इक्वल्स टू 5/22 मल्टीप्लाई ये प्लट के हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 68, ठीक है। 2 से 11 फिर 2 से 2 7 14 1 2 7 14, अब 11 से 11 7 77, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, अब तो कोई नहीं कटेगा तो लिख देंगे 7 5 35 डिवाइडेड बाय 68, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। उतारे एग्जाम्पल नंबर अब 17 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 जो है इसको अच्छे से आप समझेंगे। इसमें कह रहा है कि 3 अभिन्न डिब्बा है, तीनों अलग अलग डिब्बा है जिसका नाम है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 डब्बा दिया हुआ है, डिब्बा 1, डब्बा 2 और डब्बा 3, 3 डब्बा है। इसमें कह रहा है जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं, सभी में 2-2 करके सिक्के हैं। इसमें डिब्बा 1 में 2 सोने के सिक्के हैं, डिब्बा 1 में 2 सोने के सिक्के हैं। तो सोना मतलब गोल्ड और जी फॉर गोल्ड, ठीक है। 2 गोल्ड के सिक्के हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कह रहा है डिब्बा 2 में दोनों सिक्के चांदी के हैं, दोनों सिक्के यहाँ पे चांदी का है, सिल्वर और फिर ये सिल्वर, ठीक है। और तीसरा जो है में से एक सोने और एक चांदी का सिक्का, तीसरा डिब्बा में एक सोने का है, एक गोल्ड का है और दूसरा जो है चांदी का है, सिल्वर का है, ठीक है। एक व्यक्ति यादृच्छिक छाया एक डिब्बा चुनता है, एक व्यक्ति यादृच्छिक छाया एक डिब्बा चुनेगा, तो कोई एक डिब्बा यादृच्छिक छाया एक डिब्बा चुनेगा। तो यहाँ पे डिब्बा को चुनने का जो है ना प्रायोरिटी क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल डब्बा कितना है 3,
उनमें से डिब्बा 1 को चुनेगा, उसकी संख्या कितना है? 1। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा डिब्बा 1 को चुनने का के लिए। ठीक है, प्रायोरिटी। दूसरा, डिब्बा टोटल डिब्बों की संख्या 3, उसमें से डब्बा 2 को चुनना, उसकी संख्या कितना है? तो 1/3। टोटल डब्बा की संख्या 3, उसमें से डब्बा 3 को चुनना, उसकी संख्या कितना है? 1, तो 1/3। तो तीनों की जो चुनने की जो प्रायोरिटी है वो 1/3, 1/3 और 1/3 है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है, और उसमें से यादृच्छिक छाया एक सिक्का निकालता है, इसमें से एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का जो है सोने का है, यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बा में दूसरा सिक्का भी सोने का ही हो? दूसरा सिक्का भी सोने का ही हो, इस बात की क्या प्रायिकता है कि दूसरा सिक्का भी सोने का हो? इसमें क्या दिया हुआ है कि सिक्का जो सोने का है, निकाला गया जो सिक्का है, तीनों डब्बा में से जो निकाला गया सिक्का है वो सिक्का क्या है? सोने का हो है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 हम आपको बताएं कि जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग जनरली ए मानते हैं, तो आप भी ए मान लेंगे। ए जो है निकाला गया सिक्का सोने का है। निकाला गया सिक्का सोने का है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो दूसरा सिक्का हो वो भी सोने का है? तो प्रायोरिटी किसकी पूछ रही है कि दूसरा भी सिक्का जो है वो सोने का है। तो दूसरा भी सिक्का सोने को है, ये आपको किस थैले को चुनने की तरफ जो है ना इशारा कर रहा है? क्या आपको पता चल रहा है? यहाँ पहला सिक्का तो सोना का निकल चुका है ना, दूसरा भी सिक्का जो है वो सोने का है, वो किस बैग के तरफ इशारा कर रहा है? तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फर्स्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे बैग जो थैला है, ठीक है ना, जो फर्स्ट थैला है उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि इसमें पहला जो निकाला है उसमें से तो गोल्ड है और चाह रहा है कि दूसरा भी गोल्ड हो। तो यही एक है जिसमें दूसरा भी गोल्ड निकल सकता है। ठीक है, बाकी इन सब में किसी में भी नहीं है कि दूसरा भी सिक्का, पहला भी गोल्ड हो और दूसरा भी गोल्ड हो। अब सेकंड की बात करें तो इसमें तो दोनों ही सिल्वर है, गोल्ड का तो कोई नामो निशान भी नहीं यहाँ पे। तीसरा की बात करें तो यहाँ पे एक गोल्ड है एक सिल्वर है, अगर पहला गोल्ड निकाल लिया तो दूसरा गोल्ड निकलेगा, इसकी तो कोई प्रायोरिटी है ही नहीं है, यहाँ पे दूसरा निकलने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे चांस है कि पहला जो है ना निकाला गया जो सिक्का है वो गोल्ड का है और दूसरा भी गोल्ड निकले तो यही दे सकता है वो। मतलब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो दूसरा जो फर्स्ट जो है यहाँ पे पहला डिब्बा है इसमें से निकालने की प्रायोरिटी पूछ रहा है। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है प्रायोरिटी पहले डिब्बे से निकालने की। ठीक है ना, E1 इक्वल्स टू हो जाएगा डिब्बा फर्स्ट के चुनने की घटना को व्यक्त करता है। ठीक है, और E2 क्या है? E2 है डिब्बा सेकंड
के चुनने की घटना को व्यक्त करता है। E3 क्या है? डब्बा 3 के चुनने की घटना को व्यक्त करता है। ठीक है, अब आगे देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ए क्या है? ए पता है कि निकाला गया सिक्का सोने का है, और किसकी प्रॉपर्टी निकालना है कि निकाला गया जो दूसरा सिक्का होगा इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें इसकी क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में से दूसरा सिक्का भी सोने का है। तो डिब्बे में से दूसरा से पहला निकाला गया सिक्का सोने का है, इसकी क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का हो। मतलब ये फर्स्ट वाले को बता रहा है, ये फर्स्ट वाला क्या है? डिब्बा 1, और इसमें डिब्बा 1 में E1 है। ठीक है, E1 बाय ए आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि आप सिक्का निकालना चाहते हैं गोल्ड का डिब्बा 1 से, तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, हालांकि यहाँ पे कुल संख्या की जगह में हम लोग कुल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं यहाँ बेस थ्योरम में। ठीक है, लेकिन हमें यही तो देखना अनुकूल परिणामों की कुल संख्या। तो अनुकूल जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुकूल प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा, अब बटे कुल संभावित प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगा। ठीक है ना, तो अनुकूल प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि डब्बा 1 को चुनेंगे। ठीक है, जब आप डब्बा 1 को चुनेंगे तो पहली प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा 1/3। ठीक है, और दूसरा होगा आपको यहाँ पे कहेगा कि उसमें से गोल्ड निकालना है। ठीक है ना, इसमें से गोल्ड निकालना, तो टोटल गोल्ड कितना है? 2, टोटल गोल्ड 2, उसमें से गोल्ड कितना है? तो वो भी 2, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये एक निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 हो गया, यानी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल 2। ठीक है, और उसमें से गोल्ड निकालना तो उसकी संख्या कितना? वो भी 2, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, कट के, तो ये हो गया दूसरा। अब हम लोग टोटल में सबको बारी बारी से लिखते हैं कि पहला डिब्बा चुनेंगे तो 1/3 देगा, उसमें से गोल्ड निकालेंगे तो 1 देगा, प्लस दूसरा डब्बा चुनेंगे वो 1/3 देगा, और उसमें से गोल्ड निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखें कि सेकेंड जो बॉक्स है, जो सेकेंड डब्बा है, उसमें जो है क्या आपको गोल्ड दिया हुआ है? आपके पास यहाँ पे गोल्ड का के बारे में कुछ बताया है? नहीं, इस बेचारे के पास तो गोल्ड है ही नहीं, अब फिर भी कह रहा है कि जो है ना आप गोल्ड निकालिए, तो कहाँ से निकालेगा ये? तो ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाएंगी? असंभव घटना। और असंभव घटना के लिए आपको बताएं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है ना, असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। गोल्ड है ही नहीं तो गोल्ड कहाँ से निकालेगा ये? ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्लियर ना? आगे तो हम लोग यहाँ पे पहले सेकेंड वाले को चुने 1/3 और उसकी प्रोबेबिलिटी 0। क्लियर? आगे फिर थर्ड को चुनेंगे, पहला वो अपनी प्रोबेबिलिटी, पहले डब्बा को चुनने की प्रोबेबिलिटी देगा 1/3, फिर बाद में से गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे इससे। तो गोल्ड इसमें टोटल सिक्का कितना है? 2, उसमें से गोल्ड कितना है? तो 1, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 0 और प्लस 1/6। अच्छा, इससे पहले हम और सब डाटा को लिख लेते हैं। हियर यहाँ पे हम लोग चलिए यहीं पे पहले लिख लेते हैं। E1 क्या है? E1 है पहला डब्बा को चुनना, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितना? पहला डब्बा चुनने की 1/3।
जब आपको पता चल गया कि E1 घटित हो चुका है, कि वो डब्बा पहला डब्बा को चुना है, तो उसमें से गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 है। E2 क्या है? E2 है दूसरा डब्बा चुनना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। ठीक है, जब आपको पता चल गया है कि दूसरा डब्बा चुना है, तो उसमें से गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दूसरा डिब्बा पता है चल गया कि दूसरा डब्बा चुने हैं, उसमें से गोल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0, है ही नहीं। तीसरा है PE3, तीसरा डब्बा चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो तीसरा डब्बा चुने हैं उसमें से गोल्ड निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/2 है। ठीक है, अब यही से ये जो दिया हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो P E1/A इज इक्वल्स टू, ये 1/3 किसके लिए हम लोग लिखे थे? E1 वाला को जब चुने थे तो उसको लिखे थे, तो PE1 लिखेंगे इनटू, या डॉट का भी निशान आप ऐसे दे सकते हैं। तो 1 क्या था? ये आपका है ना, जब पता चल गया कि E1 घटित हो गया तो एक की प्रोबेबिलिटी 1 था, और सॉरी 1 के बदले PA/E1। ठीक है, और सेम 1/3 इंटू 1, सेम चीज यहाँ पे भी लिख लेंगे। 1/3 के बदले PE1 और इंटू 1 के बदले A/E1 प्लस 1/3 दूसरा डब्बा के लिए PE2, और 0 किसके लिए? तो PA/E2। ठीक है, अब प्लस 1/3 तीसरा डब्बा चुनने के लिए PE3, और उसमें से निकालेंगे हम लोग क्या? गोल्ड निकालेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और ये क्या है? PA/E3 है, PA/E3। देखिए हम यहाँ से जो है इसके फॉर्मूला को जो है ना बना लिए। ठीक है ना, बेस थ्योरम के फॉर्मूला को आपको भी ऐसा ही करना है, एक लाइन छोड़ देना है ताकि आप यहाँ पे अच्छे से उसको फिर से जो है ना लिख सको। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/3 डिवाइडेड बाय, ये तो 0 है, ये तो खत्म है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, और 3 से भाग देंगे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 3/6, तो 1/3, और ये 6 पलट के लिखाएगा 6/3, तो 3 दूना 6, आंसर आ गया 2/3। ठीक है, उतार ले।